दोस्तों यूएसए और रसिया केवल 100 साल से ही सुपर पावर बने हैं, लेकिन हमारा देश भारत पिछले 1000 साल तक पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में बना हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस समय के सुपर पावर देश आज के सुपर पावर देशों की तरह गंदे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स नहीं खेला करते थे। आज के समय तक अमेरिका 245 साल के इतिहास के अंदर 227 युद्ध में भाग ले चुका है, जो कि इसके इतिहास के आंकड़े में 92% निकल कर आता है। और कई युद्ध ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका इनडायरेक्टली अलग देशों के साथ युद्ध करता है, जिसे प्रॉक्सी वार कहते हैं, जो किसी भी वार का सबसे घिनौना रूप होता है। आज के समय में जो युद्ध यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है वो भी एक प्रॉक्सी वार का ही देन है, और ये युद्ध भी अमेरिका से जुड़ा है। ये कहना कोई गलत नहीं होगा, जिसका परिणाम स्वरूप रसिया और यूक्रेन सीधे युद्ध में फंस चुके हैं। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, हम उसे सही नहीं ठहरा रहे हैं। बस आपको एक नजरिया देने वाले हैं जिससे आप सच्चाई को जान सके, और सच्चाई को आप तक पहुँचाना ही हमारा काम है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सुपर पावर देशों के गंदे जियोपॉलिटिक्स को सामने में लाने वाले हैं, और भारत को भी कैसे बार बार गंदे जियोपॉलिटिक्स में फंसाया गया है उसको भी जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद ही सच्चाई को जान पाएंगे कि रसिया या अमेरिका युद्ध का कारण कौन बना है, और रसिया क्यों यूक्रेन पर हमला किया। क्या ये सही या गलत था? चलिए इन सभी सवालों के जवाब को तलाशते हैं। ये वीडियो बेहद ही मजेदार होने जा रहा है। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। युद्ध किसी भी देश के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं होता। युद्ध से केवल हम लोगों की तरह आम इंसानों को ही भुगतना पड़ता है, जिससे केवल जान माल का नुकसान होता है। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन जब तक कि आप एक बिजनेसमैन नहीं हो, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए तो वार एक अच्छा मुनाफा का जरिया होता है। युद्ध के समय तो सबसे ज्यादा हथियार का ही जरूरत होता है, और हथियार भारी कीमतों में बिकता है, और ये बात को अमेरिका और वेस्ट के देश अच्छे तरह से जानते हैं, और इस गंदे बिजनेस के खेल में कमजोर देश ही आजमाते हैं। जैसे इराक, अफगानिस्तान, नॉर्थ अफ्रीका अब एक हथियारों को बिक्री करने वाली देश के लिस्ट में एक नया शॉप जुड़ चुका है, जो कि यूक्रेन है। बहुत सारे देश अब यूएस के द्वारा बनाई गई हथियारों को यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, और ये चीज पहले भी देखा जा चुका है। जैसे इराक में ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका हथियार सप्लाई कर पूरे इस क्षेत्र को बर्बाद कर चुका है, और सोमालिया उसके बाद अफगानिस्तान में भी मुजाहिदीन को रसिया के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार देकर खुशहाल देश को रणभूमि में तब्दील करने के बाद लाखों डॉलर का हथियार बेचकर अमेरिका अफगानिस्तान से अपना हाथ खींच चुका है। और अगर हम अमेरिका का प्रभाव मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो सीरिया, लीबिया और यमन जैसे देशों में इस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के जरिए ही आतंकवाद का जन्म हुआ, और आतंकवाद को सबसे पहले पनपने में पोषण देने वाला देश अमेरिका ही था। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में ऑयल इंटरेस्ट। लेकिन जब इन देशों में आतंकवादी संगठन अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हुए, तब एक एक करके आर्म्स सप्लाई के जरिए अमेरिका इन देशों को तबाह करने लगा, और ये बोलते हुए कि ये जो मिडिल ईस्ट की वार्स आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए है। इन सब से ये बात दर्शाता है कि ये ग्रेट पावर्स किस तरह से अपने इंटरेस्ट के लिए ही गंदे युद्ध करवाते हैं। लेकिन ये क्राइम को वेस्ट जस्टिफाई ठहराता है, मतलब वेस्ट के नजर में ये कोई क्राइम नहीं है। 2021 में वास्टन इंस्टीट्यूट के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के वार एंड टेरर ने 3.8 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, यानी 3.8 करोड़ लोग अपने घर से बेघर हो गए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और कई मिलियन लोग यूरोप में रेफ्यूजी होकर बस गए, जिससे यूरोप में रेफ्यूजी क्राइसिस का जन्म हुआ। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्या पुतिन इतने भी बेवकूफ थे कि रसिया के एक्शन के बाद किस तरह से सैंक्शन यूएन और सभी देश लगाएंगे? क्या ये चीज पुतिन को पता नहीं था, जिससे कि आज रशियन इकोनॉमी तबाह होने के कगार पे जा रही है? अगर कोई देश युद्ध से सभी देशों के साथ संबंध काटने को तैयार है तो इसके पीछे की वजह क्या है? और इसका रीजन है नाटो। आप तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से ही जान चुके होंगे। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसका इतिहास देखें तो ये कोई इतना अच्छा ग्रीन दिखने वाली संगठन नहीं है, जिसका हाथ कई खूनों से रंगे हैं, और यह 30 देशों का एक संगठन है। इसका शुरुआत यूएस के द्वारा 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। उस समय 2 महाशक्ति हुआ करते थे, जिसमें वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, और नेटो का मेन मकसद सभी देशों को जोड़कर सोवियत सेना के सामने शक्ति प्रदर्शन करना था। और इसका मोटिव था कि अगर कोई देश इन नाटो मेंबर देश के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो सभी नाटो मेंबर उस देश पर हमला कर देंगे, जिससे ये रणनीतिक बदलाव उस समय के रसिया के लिए एक खतरा बन चुका था। यूएस के इस नाटो अलायंस के बाद सोवियत रूस भी अपना मिलिट्री अलायंस बनाने लगा, जिसका नाम दिया गया वार्सो पैक्ट। इस समूह को 8 देशों को मिला करके बनाया गया, लेकिन 1991 को सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद धीरे धीरे वार्सो पैक्ट के जो देश थे सभी यूएसए के इन्फ्लुएंस में आके नाटो ज्वाइन करने लगे, जैसे चेचे रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, एस्टोनिया, और ये सभी देश नाटो ज्वाइन करने से आम सी बात है कि
रसिया इनसिक्योर होगा। आप इसे ऐसे समझे, अगर कल को चाइना, भूटान और नेपाल जैसे देशों को अपने सेना में जोड़ देता है तो भारत पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाएगा। ठीक इसी तरह यूएसए बैक नाटो की सेना धीरे धीरे रशियन बॉर्डर की ओर आ रही थी और यूक्रेन जो पहले रशिया का ही एक अलायंस था, अगर वो नेटो ज्वाइन करता तो यूएसए बैक नाटो की सेना रशियन बॉर्डर पे आ जाती। और यूएसए हमेशा से चाहता था कि यूक्रेन नेटो में ज्वाइन हो जाए और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी अपना इच्छा नेटो में ज्वाइन होने में जाहिर कर चुके हैं, जिससे रशिया अमेरिका से गारंटी ही चाह रहा था कि कभी भी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा ना बनाया जाए। रशिया के इस प्रस्ताव को जो बाइडेन की सरकार के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और एक बात, रशिया यूक्रेन के ऊपर कभी भी हमला नहीं करता। अगर साल 2000 में रशिया को नेटो में शामिल कर दिया जाता तो, क्योंकि रशिया साल 2000 में नेटो में मिलने की इच्छा जाहिर कर चुका है, लेकिन उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा रशिया को नेटो में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों आइए जानते हैं वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका और इंग्लैंड कैसे भारत के साथ भी ऐसी गंदी ग्रेट पावर गेम खेल चुके हैं, जिससे कि हम लोगों को इतिहास के पन्ने में कुछ साल पीछे लेने होंगे। साल 1971 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था और भारत को उस समय इस युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे और नया मुल्क के रूप में बांग्लादेश उभर रहा था। उस समय यूएसए पाकिस्तान का एक अच्छा अलायंस था। पाकिस्तान की इस हार को देखते हुए अमेरिका अपने 7वां जंगी बेड़ा बांग्लादेश की खाड़ी में उतार चुका था और यह गाइडेड मिसाइल और सैकड़ों जंगी जहाजों से लैस था। इसका मुख्य उद्देश्य ही भारत पर हमला करना था। और उस समय रूस के खुफिया तंत्र से खबर आता है कि इंग्लैंड भी अपना नेवी को भारत के समंदर में उतार रहा है। इसी चीज को देखते हुए रूस भी अपना न्यूक्लियर कैपेबल जहाज को इंडिया के डिफेंस में बंगाल के खाड़ी में ला खड़ा कर दिया। और इसके बाद जो हुआ, जिसे कभी भी भारत भुला नहीं सकता, क्योंकि भारत के डिफेंस में आधी दुनिया से रूस लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। और इस बात को अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात पता चल चुका था कि अगर भारत पर हमला किया जाता है तो भारत के डिफेंस में रशिया मिसाइल दाग देगा। और उस समय वेस्टर्न ताकतों को भारतीय महासागर से यू टर्न लेना पड़ा था। और वेस्ट के इन्हीं हरकतों को देखते हुए रूस भारत को एक न्यूक्लियर कैपेबल देश बनाने को ठान लेता है। और इसी दोस्ती की वजह से ही आप देख सकते हो वेस्टर्न देशों के द्वारा इतना प्रेशर डालने के बाद भी भारत रूस यूक्रेन पर हमला की निंदा नहीं करता है। अब तक तो यूक्रेन भी जान चुका है कि नाटो के चलते जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वही नाटो ही यूक्रेन को मिलिट्री में सपोर्ट नहीं करता है। वेस्टर्न देश हमेशा से सिर्फ अपना फायदा के लिए पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ वार करवा के अपना फायदा निकाल लेते हैं। अगर हम वेस्ट देशों के इतिहास खंगालें तो हर पन्ने में ये चीज साफ साफ दिखाई देता है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि रूस यूक्रेन पर हमला क्यों किया और भारत के लिए रूस क्या मायने रखता है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।